Dear students, you read quality population, second important element health. Here some questions on table 2.2. यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ आंकड़े हैं, डेटा है। इस डेटा के आधार पर यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज increase in dispensaries from 95 to 2011। तो इस डेटा के आधार पर यदि निकालेंगे तो लगभग 155% जो है हॉस्पिटल की वृद्धि हुई है। यहाँ पर सेकंड है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन डॉक्टर्स एंड नर्सिंग पर्सनल from 1951 to 2011। यहाँ तो डॉक्टरों का परसेंटेज 344% निकलेगा। थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्स इज adequate for India? if not, why? क्या डॉक्टर और नर्सों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? तो यहाँ पर हमारे अनुसार, अब आपके अनुसार यदि हाँ हो, एस हो, तो आप अपने अनुसार उस एस का रीज़न बताएंगे। माई अकॉर्डिंग नो, द परसेंटेज इंक्रीज इन डॉक्टर्स एंड नर्सेज इज नॉट एडिक्वेट फॉर इंडिया बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज सो लार्ज। ऊपर के क्वेश्चन में आंकड़ों के दृष्टि से हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन जहाँ तक पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को जब हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि डॉक्टर्स और नर्सों की संख्या में नहीं हुई है। What other facilities would you like to provide in a hospital? आप किसी एक हॉस्पिटल में कौन सी सुविधा उपलब्ध कराना चाहेंगे? यदि आप सक्षम हो जाते हैं तो कौन सी सुविधा, कौन सी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में आप प्रोवाइड करेंगे? तो बट नेचुरल है, ऑल दी हॉस्पिटल शुड बी इक्विपेड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड अदर स्टाफ शुड बी एडिक्वेट सो दैट द पेशेंट गेट प्रॉपर केयर। किसी भी हॉस्पिटल में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से लैस करेंगे हॉस्पिटल को, और डॉक्टर्स और नर्स की पर्याप्त
संख्या को रखेंगे ताकि मरीज के पेशेंट का प्रॉपर केयर हो सके। नीचे 4th and 5th और 6th क्वेश्चन आपको जो है एक्टिविटीज़ के रूप में है। हॉस्पिटल का विजिट कर उसके विषय में आपको लिखना है। डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड। एंड 6th क्वेश्चन, कैन यू ड्रा ए ग्राफ अस ग्राफ यूजिंग दिस टेबल। टेबल के आधार पर एक ग्राफ आप लोग को बनाना है। यहाँ पर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये दिया है जो है बातें, बहुत 3 इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर हैं। एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दूसरा बर्थ रेट, तीसरा डेथ रेट। माने शिशु मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर, इन तीनों के यहाँ पर जो है परिभाषाएं दी गई हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ ए चाइल्ड अंडर 1 year ऑफ एज। 1 वर्ष के नीचे जो बच्चों की डेथ होती है उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। शिशु मृत्यु दर, बच्चा पैदा हुआ और 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, उस 1 वर्ष के अंडर 1 year बिलो, 1 वर्ष के नीचे ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। बर्थ रेट क्या है? व्हाट इज द बर्थ रेट्स? बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपुल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित अवधि, निश्चित अवधि क्या है? वो 1 वर्ष की। 1 वर्ष के अंदर 1000 पीपुल पर पैदा होने वाले बच्चों की दर को हम बर्थ रेट कहते हैं। बर्थ रेट्स इज द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपुल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम क्या है? वो 1 year का है। 1 year के अंदर 1000 पीपुल के रेशियो पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को हम बर्थ रेट्स कहते हैं। उसी प्रकार डेथ रेट की भी वही परिभाषा है जो बर्थ रेट की है। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपुल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वहाँ जन्म लेने वालों और यहाँ मृत्यु होने वाले, लेकिन यहाँ भी पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पीरियड टाइम मीन्स 1 year और पीपुल 1000 पीपुल के रेशियो पर मरने वाले लोगों की संख्या। 1000 पीपुल के रेशियो का जो रेशियो है 1000 पीपुल, उसमें कितने लोग मर गए उसको हम डेथ रेट के नाम से जानते हैं। There are many places in India which do not have even this basic facility. Just 4 states like Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra have 81 out of 181 medical colleges. On the other hand, states like Bihar and Uttar Pradesh have poor health indicates एंड फ्यू मेडिकल कॉलेज। कह रहा है कि भारतवर्ष के मात्र ये 4 जो अभी नाम आपने देखा कि तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र और महाराष्ट्र के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जो 181 मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें से 81 मेडिकल कॉलेजेस
केवल इन 4 स्टेट के अंदर हैं। इस तरह से, और जहाँ तक यूपी और बिहार की बात है, यूपी और बिहार का जो है हेल्थ का जो रेट है और मेडिकल कॉलेज की बात है, वो तो बहुत ही नीचे है। गिने चुने 1 या 2 मेडिकल कॉलेजेस यूपी या बिहार में, वो भी डेंटल कॉलेज हो सकते हैं 2-4, बाकी फुल मेडिकल कॉलेज जहाँ मेडिकल के सारे ब्रांचेज की पढ़ाई होती हो, ऐसा बहुत ही कम यूपी और बिहार में है, जिस कारण यहाँ का हेल्थ रेट भी जो है काफ़ी पुअर है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ के विषय में दिया है, एक जो आप प्रोजेक्ट वर्क करते हैं उसको आप प्रोजेक्ट वर्क के रूप में यहाँ पर इसको आप जो है ले सकते हैं। हॉस्पिटल में आपको ये हाउ में ये इसमें कि हॉस्पिटल में आप जाएं और वहाँ जो है अधिकारी से मिल करके उस हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, कितने डॉक्टर हैं, नर्स हैं और अन्य प्रकार की सूचनाएं आप एकत्र कर सकते हैं। आपके इलाके में कितने हॉस्पिटल हैं और कितने जो है सब हॉस्पिटल हैं, ये सारे आंकड़े आप इकट्ठा कर सकते हैं और फिर आप हेल्थ के विषय में इन हॉस्पिटलों के आधार पर आप अपने विचार रख सकते हैं। नेक्स्ट कंटेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। सुरसा के मुंह की तरह, सुरसा का नाम सुना होगा आप लोग। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस तस कपि दुन रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाती गई, वैसे वैसे हनुमान जी अपना विशाल काय शरीर जो है बढ़ाते गए। तो आज अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में हम कह सकते हैं कि अपने देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और थियोरेटिकल रूप से, सैद्धांतिक रूप से इसके विषय में कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, बहुत सारे बातें कही गई हैं, कही जाती हैं, आगे यहाँ भी चर्चा होगी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली जैसे ही इंटरमीडिएट की एजुकेशन लेकर के हम निकलते हैं, हमको इस सुरसा रूपी असुर से हमारा सामना होता है। अभी तो हम 9th क्लास में हैं, 9th में हैं, तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा हम जो है इसके प्रति जो है अभी जागरूक नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही इंटर पास करके निकलेंगे, इस अनएम्प्लॉयमेंट रूपी सुरसा से हमारी मुलाकात होगी। तो यहाँ पर फिर वही शकल और विलास के उदाहरण को फिर लेकर आ गया है कि शकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक chores children and help her husband Bhuta in the field. Shakal's brother Jitu and sister Setu spend their time playing and roaming. Can you call Sheila or Jitu or Setu unemployment? If not, why? अब ये कह रहा है कि शकल की माँ शीला अपने होमवर्क में लगी है, हाउस वाइफ का काम कर रही है और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने हस्बैंड बूटा की मदद करती है। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने, घूमने फिरने में गुजारते हैं।
क्या आप शीला एवं जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? इसी पर आगे जो है ये डिस्कशन को बढ़ा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट उस समय माना जाता है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके, तब उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और यहाँ पर शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। यहाँ पर जो है शीला जो है वर्क के लिए आउटसाइड वर्क के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं है, और जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी counted in the workforce population. Neither Jitu, Situ or Sheila can be counted as unemployed. इनको हम बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि 14 वर्ष के बच्चे के लिए तो अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अपने यहाँ बाल मजदूरी या बाल श्रम कराना अपराध घोषित किया गया है। हम जब तक वो बालक है, बालक की श्रेणी में है, 14 और 16 वर्ष तक का बालक है, उससे हम काम नहीं करा सकते। काम कराने का मतलब ये नहीं कि माता पिता ने कह दिया कि नहीं ये जाओ काम करे आओ, तुमने कहा नहीं आचार्य जी ने बताया है कि बाल मजदूरी अपराध है, तो ऐसा मत सोचना। किसी संगठित समूह में या ऐसे जगह पर जहां काम करने का कुछ पारिश्रमिक मिलता हो, कोई वैल्यू मिलती हो, कोई मूल्य मिलता हो, उस काम को नहीं कराया जा सकता। घर के काम को करने के लिए, घर का काम जाकर करने से, घर में हाथ बटाने से वहाँ कोई मूल्य निर्धारित नहीं होता। इसलिए ये मत कह देना कि जो है नहीं बाल मजदूरी पर प्रतिबंध है, अपराध है, कानून बना है और हम जो है अभी बालक हैं, हम कोई काम नहीं करेंगे। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपुल फ्रॉम 15 years to 59 years. Sakal brother and sister do not fall within this age group, so they cannot be called unemployed. Sakal's mother Sheila works for the family. She is not willing to work outside her domestic domain for payment. She too cannot be called unemployed. Sakal grandfather, although not mentioned in the story, cannot be called unemployment. और अब यहाँ पर जिस भी इनकी गिनती श्रम शक्ति छोटे बच्चे जो हैं 15 साल के नीचे के बच्चे, उनकी काउंटिंग श्रम शक्ति में नहीं होती है, इसलिए उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते। हम एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में या अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की जो हमारा जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप को अनएम्प्लॉयमेंट में रखा जाता है। और सकल के भाई और बहन इस एज ग्रुप में नहीं आते, इसलिए उन्हें हम अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। अब सकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, घर से बाहर वो काम नहीं करती है, पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, इसलिए
उसे भी हम अनएम्प्लॉयमेंट के दायरे में नहीं रख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के दायरे में किसे रखेंगे? जो योग्यता रखता हो और बाहर कार्य करने की उसकी इच्छा हो, इंटरेस्टेड हो और बाहर वो काम करना चाहता हो, और उसके बाद यदि उसको वर्क नहीं मिलता है या उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं मिलता है, तो दैट्स कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। In case of India, you have unemployment in rural and urban areas. However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. In case of rural areas, this is seasonal and disused unemployment. Urban area have mostly एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब रूरल और अर्बन एरिया के जो है अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है कि रूरल एरिया में किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट है और अर्बन एरिया में किस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट है। तो दोनों एरियाज के अनएम्प्लॉयमेंट में जो है डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? अर्बन एरिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, और अर्बन एरिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी के रूप में जानते हैं। सीजनल बेरोजगारी क्या होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर usually face such kind of problem. There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done. Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. Seasonal unemployment means मौसमी बेरोजगारी, मौसमी अनएम्प्लॉयमेंट, और ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट विशेष तौर से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखा जाता है, जहाँ पर पूरे वर्ष काम नहीं होता है। जब एग्रीकल्चर करने का सीजन होता है उस सीजन में ही कार्य होता है। जैसे बुआई का समय है, कटाई का समय है, थ्रेसिंग का समय है, इसी सब टाइम में वहाँ पर वर्क होता है। और बाकी महीनों में कृषि पर आश्रित जो लोग हैं, कृषि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है, उसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए इसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में रखते हैं। अब डिसयूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इन केस ऑफ disguised unemployment, people appear to be employed. They have agriculture plot where they find work. This usually happens among family members engaged in agricultural activity. The work requires the service of 5 people but engage 8 people. Their people are extra. These 3 people also work in the same plot
as the others. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. The field requires the service of 5 people and the 3 extra people are disused unemployment. या डिसयूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स प्रछन्न बेरोजगारी भी एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में देखने को मिलती है, जहाँ पर किसी भी उदाहरण ले सकते हैं, 1 एकड़ का कोई फील्ड है, खेत है, 1 एकड़ में काम करना है, उस एकड़ में मात्र 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर चूँकि फैमिली में 8 लोग हैं और वह 8 लोग उन खेतों में काम कर रहे हैं। जिस काम को केवल 5 या 4 लोग कर सकते हैं, उस काम में 8 लोग लगे हुए हैं और 4 लोगों के लगने से जितनी प्रोडक्टिविटी होती, जितनी पैदावार होती, प्रोडक्शन होता, उत्पादन होता, उतना ही उत्पादन उन 8 लोगों के काम करने से हो रहा है। यदि उन 4 लोगों को उस काम से हटाकर किसी दूसरे काम में लगा दिया जाए तो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये जो है 4 की बजाय जो 4 एक्स्ट्रा लोग उस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, इसी को हम प्रछन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आवश्यकता है वो मात्र 4 लोगों की है, लेकिन चूंकि फैमिली में 8 लोग हैं और किसी के पास अदर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो 4 लोग और उस खेतों में काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का एग्रीकल्चर के अंदर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और या डिसयूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों देखने में मिलता है। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड इन अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम ए कॉमन phenomenon. Many youth with matriculation, graduation and post-graduation degrees are not able to find job. A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. A paradoxal manpower situation is witnessed as surplus of manpower in the certain category coexist with shortage of manpower in others. There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a dearth of technical skill required for economics growth. यहाँ पर बता रहा है कि शहरी अर्बन एरियाज में मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे अनेक युवक हैं जो रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक जो स्टडी है, उस स्टडी के अनुसार मैट्रिक के कंपैरिजन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अब तो टेक्निकल ग्रेजुएशन
यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो टेक्निकल ग्रेजुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है कंपैरेटिव जो मैट्रिक तक केवल एजुकेशन लिए हुए हैं। यह एक काफ़ी जो है विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है। कुछ विशेष श्रेणियों में मैन पावर के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और टेक्निकल क्वालिफाइड लोगों के बीच अनएम्प्लॉयमेंट है, तो दूसरी ओर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक टेक्निकल स्किल की कमी है। अब ये काफ़ी कंट्राडिक्शन है यहाँ पर कि एक तरफ जहाँ लोग टेक्निकल हैं और उनको जॉब नहीं मिल रहा है, टेक्निकल डिग्री ले लिए हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन जॉब प्रोवाइड वाले का कहना है कि हमारे लिए जिस टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है इंडिया में उस टेक्निकल स्किल के यूथ ही नहीं है। माने सीधे सीधे जो हमारी एजुकेशन प्रणाली है टेक्निकल एजुकेशन पर, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज ग्रेजुएशन के अपेक्षा टेक्निकल ग्रेजुएशन की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी हुई है। सिंपली जनरली जो आप आगे जब बढ़ेंगे तो समझेंगे इस बात को कि हमारे जो सिंपल ग्रेजुएशन हम जो करते हैं, बीए करते हैं, उसके अपेक्षा लगभग टेक्निकल ग्रेजुएशन लेने वालों की संख्या बढ़ी है। लेकिन जो टेक्निकल स्किल है वह टेक्निकल स्किल की कमी हमारे यूथ के अंदर है। उस कारण भी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है एजुकेटेड लोगों में दिख रही है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, दूसरे तरफ एम्प्लॉयमेंट देने वालों की नज़र में उनके अनुसार जो टेक्निकल स्किल होनी चाहिए उस टेक्निकल स्किल का पूरी तरह से अभाव है। तो ये काफ़ी कंट्राडिक्शन है, एक विरोधाभासी ये बात है। आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में पुनः इस अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।